हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, क्योंकि आज इसमें जो कुछ भी मैं बताऊँगा वह प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से प्रश्न बनते ही हैं। इसको एक्सप्लेन करते समय मैं आपको उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को बताऊंगा जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी उपभोक्ता होता है, या यूँ कहें कि प्रत्येक उपभोक्ता जो है उसके पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता के पास जो है उसके पास सीमित साधन होते हैं और वह चाहता है कि उसे उन सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगिता मिले। परंतु प्रत्येक उपभोक्ता की जो आय होती है वो सीमित होती है। ध्यान सुनिएगा फ्रेंड, जो कुछ मैं कर रहा हूं एक एक बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक उपभोक्ता के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और प्रत्येक उपभोक्ता ये चाहता है कि वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करे। परंतु प्रत्येक उपभोक्ता की आय सीमित होती है, इसीलिए वह जो है उसे अपना वह संतोष का स्तर प्राप्त नहीं होता जो वह प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ता की अपनी एक निश्चित आय होती है और उसके सामने कीमतें दी गई होती हैं या दी हुई कीमतें होती हैं, और इन परिस्थितियों में वह जो है अपने संतोष को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है और यही अधिकतम संतोष का यही बिंदु जो है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कहलाता है। जो कुछ भी मैंने आपको बताया यह इस टॉपिक की भूमिका का काम करेगा। यदि आप चाहें तो इसे रिटन फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको रिटन फॉर्म में भी आपके सामने एक बार रखूँगा, ताकि आप चाहें तो नोट्स इससे बना सकते हैं और इन सारी चीज़ों को जो भी मैं समझाऊँगा उसको अपने ब्लॉग पर भी मैंने लिख दिया है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूँगा। वहाँ से जा कर के भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी भूमिका में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि उसे सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगिता मिले, क्योंकि व्यक्ति के पास साधन सीमित होते हैं और उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, सीमित साधन होते हैं और वह चाहता है कि उन्हीं सीमित साधनों से उसे अधिक उपयोगिता मिले। परंतु आय की सीमितता के कारण प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है। किसके सापेक्ष? उसकी आवश्यकताओं के सापेक्ष। परंतु आय की सीमितता के कारण वह अपने संतोष को उस बिंदु तक नहीं ले जा सकता जहां वह ले जाना चाहता है। फ्रेंड्स, आय की सीमितता के कारण जो है उसे वह संतोष प्राप्त नहीं होता जो वह प्राप्त करना चाहता है। अतः उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और दी हुई कीमतों से अधिकतम संतोष को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, उपभोक्ता अपनी निश्चित आय, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता की अपनी एक निश्चित आय होती है, ठीक है। तो उपभोक्ता क्या करेगा कि अपनी इस निश्चित आय और दी हुई कीमतें, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें उसको दी गई होती हैं, अपनी आय और दी हुई कीमतों के अनुसार उसे निर्णय करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि तो उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और दी हुई कीमतों से अधिकतम संतोष को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और ये अधिकतम संतोष का यह बिंदु ही क्या है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कहलाता है। उपभोक्ता के अधिकतम संतोष का यही बिंदु जो वह अपनी निश्चित आय और दी हुई कीमतों से जो वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, तो अधिकतम उपयोगिता का यही बिंदु या अधिकतम संतोष का यही बिंदु जो है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कहलाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ वह जो है अर्थशास्त्र के
जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाएं, उनके लिए भी उपयोगी है। और यदि आप जैसे जेएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक परीक्षा देने वाले हैं, तो सभी चीज़ों में यह जो है समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप चीज़ों को रट नहीं सकते। रट भी लेंगे तो उसे ज़्यादा देर तक मेरे मस्तिष्क में रख नहीं सकते। कि हमने समझा कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु क्या होता है। वही समझते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता के संतुलन का क्या अर्थ होता है। फ्रेंड्स देखिए, उपभोक्ता की एक निश्चित आय होती है। उपभोक्ता की एक निश्चित आय होती है और वस्तुओं की कीमतें दी गई होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपभोक्ता की एक निश्चित आय होती है और वस्तुओं की दी गई कीमतें होती हैं। अब वो क्या करता है, अब देखिए उपभोक्ता के सामने अब ये वस्तुओं के विभिन्न संयोग है। देखिए ये है, ये है, ये है और ये है। अब उपभोक्ता क्या करेगा कि उसकी आय तो निश्चित है और उसके सामने वस्तुओं की कीमतें दी गई हैं। तो अब वह क्या करेगा, ये जो वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग हैं, इसमें इन विभिन्न संयोगों में वह किसी एक संयोग का चुनाव करेगा जिससे उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता जो है वस्तुओं के इस संयोग का चुनाव करता है, ठीक। तो यही वस्तुओं का जो संयोग बिंदु है, वस्तुओं का जो यही संयोग बिंदु है, वह क्या करेगा कि यह जो है उपभोक्ता के लिए ये जो संबंधित बिंदु है, यह उपभोक्ता के लिए संतुलन का बिंदु कहलाएगा। यह जो संयोग बिंदु है, यह उपभोक्ता के लिए संतुलन का बिंदु कहलाएगा। और यदि अन्य बातें स्थिर हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें यदि स्थिर है, तो उपभोक्ता जो है वस्तुओं के इस संयोग में परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि यदि वह परिवर्तन करता है तो उससे अधिकतम संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, यदि आप जो है इसको रिटन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह लिख सकते हैं कि जब एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को अपनी दी हुई आय को दी हुई कीमतों पर, ठीक है, दी हुई कीमतों पर वस्तुओं के एक निश्चित संयोग पर, जब एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को दी हुई कीमतों पर वस्तुओं के एक निश्चित संयोग पर इस प्रकार खर्च करे कि उस संयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो संबंधित संयोग बिंदु उपभोक्ता के लिए संतुलन का बिंदु कहलाएगा। यही बातें मैंने आपको समझाई। और आगे भी है कि वह अन्य बातों जैसे कि उसकी आय व वस्तुओं की कीमतों के स्थिर रहते हुए, अर्थात यदि उसकी आय और वस्तुओं की कीमतें स्थिर है अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं है, तब उस संयोग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा जिस संयोग का वह उपभोग कर रहा है, यदि उसकी आय और वस्तुओं की कीमतें स्थिर है तब। और यदि परिवर्तन करेगा तो क्या होगा, परिवर्तन करने से उसका संतोष अधिकतम नहीं रह पाएगा। अब देखते हैं कि इसके संबंध में टाइबर-सिटोवस्की महोदय ने क्या कहा है। ये अर्थशास्त्री हैं, इसके संबंध में टाइबर-सिटोवस्की महोदय ने क्या कहा है। देखिए, जब भी हम अकेडमी की परीक्षा देते हैं या वो कंपटीशन जिसमें रिटेन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें ऐसे विद्वानों का कोटेशन देना या ऐसे विद्वानों की परिभाषा देना बहुत जरूरी होता है, जो कि अधिकतम मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो टाइबर-सिटोवस्की महोदय ने क्या कहा, आज इसको देखते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जबकि वह वर्तमान परिस्थितियों में अपने व्यवहार को सर्वाधिक अच्छा मानता है और उसमें उस समय तक परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक कि परिस्थितियां अपरिवर्तित हैं। इन्होंने वही बातें कही जिन चीज़ों को हमने अभी समझा कि उपभोक्ता जो है संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह वर्तमान परिस्थिति में अपने व्यवहार को सर्वाधिक अच्छा मानता है और उसमें उस समय तक परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक कि परिस्थितियां जो है अपरिवर्तित रहती हैं या जब तक उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो रही होती है। अब आइए इसकी कुछ मान्यताओं को भी समझते हैं, क्योंकि मान्यताएं जानना जरूरी है। मान्यताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है
और कोई भी नियम तभी लागू होता है जब उसकी मान्यताओं को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि मान्यताएं एक प्रकार से उस सिद्धांत के लागू होने की शर्त होती हैं। देखिए, इसकी पहली मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। उपभोक्ता क्या है? विवेकपूर्ण है या विवेकशील है, तथा उसका लक्ष्य क्या होता है? वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान अधिकतम संतोष प्राप्त करना होता है। पहली मान्यता है कि उपभोक्ता क्या है? विवेकशील है, तथा उसका लक्ष्य क्या होता है? कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिकतम संतोष प्राप्त करना होता है, कि उसके बाद जो सीमित साधन है वह जो है उन सीमित साधनों का प्रयोग उन वस्तुओं के सहयोग को प्राप्त करने में करे जिससे उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। इसकी दूसरी मान्यता है कि उपभोक्ता को तटस्थता मानचित्र की जानकारी है। उपभोक्ता को जो है तटस्थता मानचित्र की जानकारी होती है। देखिए, तटस्थता मानचित्र क्या होता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको। जैसे इधर y वस्तु है और इधर x वस्तु है, तो ये तटस्थता मानचित्र है। ठीक है, क्योंकि मैं हाथ से खींच रहा हूँ तो उतना हो सकता है सही ना हो, ये मैंने फिर से बना दिया इसको, थोड़ा सही है, हाथ से बना रहा हूँ। तो ये तटस्थता मानचित्र है, जैसे IC1 है, IC2, IC3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे यह एक उदासीनता वक्र है, तो इसके विभिन्न बिंदु पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जबकि यहाँ पर देखिए कई तटस्थता वक्र है, IC1 है, IC2 है और IC3 है। तो इस प्रकार प्रत्येक उदासीनता वक्र संतुष्टि की एक निश्चित स्तर को बताता है। और जब रेखा चित्र पर एक से अधिक उदासीनता वक्र बनाए जाते हैं, जैसे IC1, IC2 और IC3 है, जब रेखा चित्र पर एक से अधिक उदासीनता वक्र बनाए जाते हैं तब उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये उदासीनता मानचित्र है, इसकी जानकारी जो है उपभोक्ता को होती है। इसकी नेक्स्ट मानता है कि उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? विभाज्य होती हैं। क्या होती हैं? विभाज्य, अर्थात डिविजिबल होती हैं। चौथा है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है। मैंने पहले बता दिया था कि एक निश्चित आय या एक स्थिर आय और वस्तुओं की कीमतें दी गई होती है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता जो है उन वस्तुओं के संयोग का चुनाव करता है जिनसे उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय क्या होती है? स्थिर होती है, इसे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा है कि उपभोक्ता अपनी आय का थोड़ा भाग खर्च करता है। उपभोक्ता अपनी आय का थोड़ा भाग खर्च करता है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता को वस्तु कीमत की जानकारी होती है। उपभोक्ता को जो है वस्तु की कीमतों की जानकारी होती है। और नेक्स्ट है कि वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। ये इसकी मान्यताएं हैं, तभी जो इसके संदर्भ में जो भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं वह इन्हीं परिस्थितियों में लागू होगा जब इसकी मान्यताएं उपस्थित रहेंगी तभी। अब आइए समझते हैं उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं उपभोक्ता का संतुलन। अब देखिए, उपभोक्ता का संतुलन होता कहाँ पर है? फ्रेंड्स, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां उपभोक्ता की कीमत रेखा किसी तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। फ्रेंड्स, आई रिपीट, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां पर उपभोक्ता की कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। फ्रेंड्स, ये फैक्ट जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं उसको कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है। एक उपभोक्ता जो है उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां उपभोक्ता की कीमत रेखा किसी तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। परीक्षा में ये फैक्ट पूछा जाता है कि उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, किस बिंदु पर संतुलन में होता है, तो उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां पर उपभोक्ता की कीमत रेखा किसी तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। तो आइए समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या होती हैं। उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्तें होती हैं कि उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? तो फ्रेंड्स, उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें होती हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहला है कि संतुलन बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थता वक्र की संस्पर्शी होनी चाहिए, अर्थात उसको स्पर्श करनी चाहिए, अर्थात MRS XY = PX/PY होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, संतुलन बिंदु पर जो कीमत रेखा है तटस्थता वक्र की संस्पर्शी होनी चाहिए, अर्थात उसको वहाँ पर टच करना चाहिए, अर्थात MRS XY = PX/PY। इस फार्मूले को भी याद रखिए, कभी कभी फार्मूला भी पूछता है। और दूसरा क्या है कि संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। उन्नतोत्तर का मतलब क्या होता है? उन्नतोत्तर का मतलब ये होता है, इस तरह का ये होती है ना, ये उन्नतोत्तर होना चाहिए। अब इन दो शर्तों को मैं फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा। फिलहाल इन दोनों फैक्ट को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट अगर इससे बनेंगे इस टॉपिक से, तो इनको जो है इस फैक्ट को पूछा जाना ये निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें कौन सी हैं। पहली शर्त है कि संतुलन बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थता वक्र की क्या होनी चाहिए? संस्पर्शी होनी चाहिए, अर्थात MRS XY = PX/PY। और दूसरा क्या है? दूसरा कि संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र जो है मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए। अब आइए फिगर के माध्यम से इस फैक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, तब कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसमें पहले पॉइंट को समझते हैं कि कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। अब आइए हम लोग जो है इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कि यहाँ पर देखिए OY एक्सिस पर Y वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है और OX एक्सिस पर X वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए P और PL रेखा है, ये P और PL लिखा है। PL कीमत रेखा। अब यह जो कीमत PL रेखा है यह IC2 की, देखिए IC2 है ना, यह IC2 के E बिंदु पर स्पर्श करता है। कीमत PL रेखा जो है ये PL रेखा है और ये देखिए IC2 है, IC2 के E बिंदु पर स्पर्श करता है। अतः उपभोक्ता का संतुलन यहीं पर होगा। तो उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा? उपभोक्ता का संतुलन इसी E बिंदु पर होगा। फ्रेंड्स, इस बिंदु को और अधिक स्पष्ट करने के लिए या इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम मान लेते हैं कि X व Y वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 3 रुपया व 2 रुपया है। इस स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि X वस्तु की कीमत 3 रुपया है और Y वस्तु की कीमत 2 रुपया है तथा उपभोक्ता इन वस्तुओं पर 12 रुपये खर्च करना चाहता है। फ्रेंड्स, X वस्तु की कीमत 3 रुपया है, Y वस्तु की कीमत 2 रुपया है और उपभोक्ता इन वस्तुओं पर 12 रुपये खर्च करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो है E बिंदु पर 2x × 3y का संयोग प्राप्त कर अधिकतम संतोष प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो है E बिंदु पर 2x × 3y का संयोग प्राप्त कर अधिकतम संतोष प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु है संयोग F। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संयोग F जो है उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? क्योंकि इसके लिए अधिक आय की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो संयोग F है यह उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जो है उपभोक्ता को अधिक आय की आवश्यकता होगी। अब एक बिंदु यहाँ पर G भी है, देखिए यहाँ पर एक बिंदु जो है यहाँ पर G भी है। यदि हम G बिंदु को देखें तो पाएंगे कि यद्यपि यह बिंदु तटस्थता वक्र IC2 पर होने के पश्चात भी ये कहाँ है? ये तटस्थता वक्र IC2 पर ही है, जिस पर इसी तटस्थता वक्र पर ये E बिंदु पर जो है उपभोक्ता का संतुलन हो रहा है। लेकिन इसी तटस्थता वक्र पर बिंदु G भी है।
इसे तटस्थ वक्र IC2 पर होने के पश्चात भी उपभोक्ता की पहुंच से यह बाहर है। यह जो है यह बिंदु G उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है, क्योंकि यह बिंदु कीमत रेखा से बाहर है। यह बिंदु किससे है? देखिए ये कीमत रेखा है, इसके नीचे से गुजर रही है, यह कीमत रेखा से बाहर है। यहाँ G बिंदु पर 3x + 2i का संयोग बनता है, जो 13 रुपये में प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस G बिंदु पर जो वस्तुओं का संयोग बनता है 3x + 2i बराबर 13 रुपये का संयोग बनता है। 3x + 2i बराबर 13 रुपये का संयोग बनता है, जबकि उपभोक्ता खर्च कितना करना चाहता है? उपभोक्ता 12 रुपये खर्च करना चाहता है, और यह कीमत रेखा पर न होने के कारण जो है यह उपभोक्ता के लिए महंगा है, इसलिए इसको भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पर भी है, बिंदु H। ठीक, एक बिंदु जो है यहाँ पर है, बिंदु H है। अब देखिए यह बिंदु जो है यह कीमत रेखा पर स्थित है। यह बिंदु कहाँ है? यह कीमत रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे उपलब्ध साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका संयोग क्या होगा? जिसका संयोग 1x + 5.5y होगा। कहाँ होगा इसका संयोग? देखिए यहाँ पर है ना, ये इधर देखिए, ये हो गया, और ये देखिए यहाँ से इधर, यहाँ से, तो उसका संयोग क्या हो गया? यहाँ पर इस बिंदु H पर, ठीक है, इसका वस्तु का संयोग क्या हो गया? देखिए ये 1x हो गया, x इस पर है, और यहाँ पर 5.5y हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यह जो बिंदु H है, यह स्थित कहाँ पर है? यह निचले तटस्थ वक्र पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, E जो था यह ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित है, जबकि यह निचले तटस्थ वक्र पर स्थित है बिंदु H। तो इसका मतलब क्या हुआ? निचले तटस्थ वक्र पर स्थित होने के कारण यह कम संतोष प्रदान करेगा। क्या करेगा? कम संतोष प्रदान करेगा। लेकिन इससे अच्छा जो है बिंदु J है। कौन है इससे अच्छा बिंदु? देखिए यहाँ पर इससे अच्छा बिंदु क्या है? H से अच्छा बिंदु J है। कैसे? यह जो बिंदु J है, यह H बिंदु वाले कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर जो J बिंदु है, इसका जो वस्तु संयोग बिंदु है, ये H की अपेक्षा जो है कम खर्च में ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो संयोग बनेगा वह 2x + 2i का बनेगा। किसका? 2x + 2i का संयोग बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो संयोग बनेगा बिंदु J पर 2x + 2i का संयोग बनेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर ये है ना, यहाँ 2x बन रहा है और यहाँ 2i का संयोग बन रहा है। अब यह जो है, पहली बात कि H जो है निचले उदासीनता वक्र पर स्थित है, तो यह E की अपेक्षा कम उपयोगिता प्रदान करेगा। लेकिन ये जो J बिंदु है ये H से अच्छा है, क्योंकि यह H से भी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएगा। अर्थात यह जो J बिंदु है यह 10 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगा। यह जो है 10 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगा, जिससे 2 रुपये की बचत होगी। लेकिन यहाँ पर समस्या पैसा बचाने की नहीं है, अपितु दिए हुए साधनों में अधिकतम संतोष प्राप्त करने की। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर पैसा बचाने की समस्या नहीं है, बल्कि दिए हुए साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना है, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है। इसलिए जो है इस प्रकार E बिंदु पर उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। इस प्रकार जो बिंदु E है, यही जो है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। इसीलिए उपभोक्ता की प्रवृत्ति यहाँ से हटने की नहीं होगी जब तक कि उपभोक्ता की आय व वस्तुओं की दी हुई कीमतों में कोई परिवर्तन न हो। चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि इसी ई बिंदु पर तटस्थता वक्र कौन है? ये IC2, और कीमत रेखा कौन है? ये PL। इस ई बिंदु पर तटस्थता वक्र और कीमत रेखा दोनों के ढलान क्या है? दोनों के ढलान समान हैं, दोनों के ढलान एक दूसरे के बराबर हैं। तटस्थता
तटस्थ वक्र का जो ढलान है, ये तटस्थ वक्र का जो ढलान है, यह y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन दर है। क्या है? यह जो है y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन दर है। जबकि कीमत रेखा ढलान क्या है? यह px तथा py का अनुपात है। किसका है? px तथा py का अनुपात है, अर्थात MRS XY बराबर px अपान py। अब आशा करता हूं कि आपको ये पहली शर्त, उपभोक्ता के संबंधों की पहली शर्त समझ में आ गई होगी कि कीमत रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। ठीक, अब आइए दूसरी शर्त को देखते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है कि संतुलन अवस्था में तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। संतुलन अवस्था में तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इन इक्विलिब्रियम स्टेज। देखिए, उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त यह भी है, इसमें जो है उपभोक्ता के संतुलन की यह शर्त भी क्या है, पहली शर्त की भांति महत्वपूर्ण है। इसे हम जो है नेक्स्ट फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, चित्र में ये माना गया है कि उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वो 24 रुपये है तथा x व y वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपया तथा 3 रुपया है। फ्रेंड्स, उपभोक्ता की मौद्रिक आय कितनी? 24 रुपया है और वस्तुओं की x की कीमत 4 रुपया है और y कीमत 3 रुपया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो IC1 है, ध्यान देखिए, ये जो IC1 है, ठीक है, यह कीमत रेखा PL, कीमत रेखा कौन है? ये PL है। कीमत रेखा देखिए, ये PL है। तो कीमत रेखा PL जो है IC1 के G बिंदु पर नतोदर दशा में, देखिए है ये ना, ये नतोदर दशा है, ये इस तरह, ठीक। तो ये यहां पर जो है नतोदर दशा में है G बिंदु पर। अब यहां पर उपभोक्ता का स्थायी संतुलन नहीं हो सकता। इस G बिंदु पर उपभोक्ता का स्थायी संतुलन नहीं हो सकता। इस G बिंदु पर उपभोक्ता का स्थायी संतुलन नहीं हो सकता, क्योंकि G बिंदु के अतिरिक्त IC1 पर कोई भी बिंदु G से कम कीमत में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे F बिंदु, F कहाँ है? ये है। जैसे F बिंदु, यह जो है G की अपेक्षा कम कीमत पे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस बिंदु पर जो वस्तु का संयोग बनेगा 1.5x प्लस 5y का संयोग प्रकट होगा। देखिए, संयोग बिंदु पर क्या है? संयोग बिंदु पर 1.5x यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर 1.5x और ऊपर y, ये 5y का संयोग प्रकट करेगा, जो उपभोक्ता कितने रुपए में प्राप्त कर सकता है? 21 रुपए में प्राप्त कर सकता है। जबकि G बिंदु पर, जबकि संतोष G बिंदु के जबकि यहाँ पर जो उपभोक्ता को जो यहाँ पर संतोष प्राप्त होगा वह G बिंदु के बराबर ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर यह बिंदु पर उसे 21 रुपये में प्राप्त होगा। जबकि संयोग G पर कौन संयोग बन रहा है? यहाँ पर 3x प्लस 4y, देखिए है ना, यहाँ पर 3x प्लस 4y का संयोग बन रहा है और यह संयोग जो है 24 रुपये व्यय करके प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, G पर यह संयोग 24 रुपये व्यय करके प्राप्त किया जा सकता है और यह पर केवल 21 रुपये व्यय करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दोनों का संतोष क्या है? बराबर ही है। अब आइए हम लोग IC2 पर चलते हैं। ये देखिए, ये IC2 है, ठीक। अब देखिए IC2 के ई बिंदु को देखिए, IC2 का ई बिंदु देखिए। अब IC2 के ई बिंदु पर कीमत रेखा क्या है? यह कीमत रेखा यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पर वस्तुओं का संयोग क्या बनेगा? 1.5x, यहाँ पर देखिए 1.5x प्लस कितना बनेगा? 6y। 1.5x और 6y वस्तुओं का संयोग यहाँ पर बनेगा, जो G बिंदु की भांति कीमत रेखा पर होने के कारण 24 रुपये में प्राप्त किया जा सकता है। जो G बिंदु की भांति जो है, इसे भी, यह भी कीमत रेखा पर है, G बिंदु भी है और E भी, इसे G बिंदु की भांति जो है 24 रुपये में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ई बिंदु तटस्थता वक्र IC2 पर है। लेकिन ई बिंदु कहाँ है? तटस्थता वक्र IC2 पर है,
जो कि जी बिंदु वाले तटस्थावक्र IC1 से ऊंचा होने के कारण अधिक संतोष प्रदान करेगा। ध्यान सुनिएगा, वस्तुओं का जो सहयोग जो है 24 रुपये में जी बिंदु पर खरीदी जा सकती हैं, वहीं ई बिंदु पर भी खरीदी जा सकती हैं। लेकिन जो है जी बिंदु का जो तटस्थावक्र है वह नीचा है, जबकि ई बिंदु वाला जो तटस्थावक्र ये जो है ई बिंदु है, यह जो IC2 पर स्थित है, यह ऊंचा तटस्थावक्र है। और IC2 के ऊंचा होने का मतलब है यह जो है इससे अधिक संतोष प्रदान करेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्नतोदर अवस्था में तटस्थावक्र को स्पर्श करने वाली कीमत रेखा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करेगी, न कि नतोदर अवस्था में। यहाँ पर देखिए बिंदु ई पर जो है उदासीनता वक्र क्या है, उन्नतोदर अवस्था में है। यह जो है उन्नतोदर अवस्था में है, उन्नतोदर का मतलब ये, और जबकि इसके यहाँ बिंदु जी पर क्या है, यह नतोदर अवस्था में है। नतोदर अवस्था का मतलब ये इस तरह, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्नतोदर अवस्था में अर्थात बिंदु ई पर ये उन्नतोदर अवस्था में है, तो उन्नतोदर अवस्था में तटस्थावक्र को स्पर्श करने वाली कीमत रेखा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करेगी, न कि नतोदर अवस्था में। तो इस प्रकार स्थायी संतुलन के लिए संतुलन की अवस्था में कीमत रेखा तटस्थता वक्र के क्या होनी चाहिए, तटस्थता वक्र के उन्नतोदर स्थिति में ही स्पर्श करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, उन्नतोदर स्थिति में ही स्पर्श करनी चाहिए, जैसे ये दिया है, न कि इस स्थिति में, नतोदर स्थिति में नहीं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ और मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है आपको समझाने में, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक या दो बार आप देख लेंगे इसको तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप में फिर परीक्षा में किसी भी तरह से पूछे, आप जो है उसको लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो कुछ ही बताया हूँ उसका पूरा डिटेल मैं अपने ब्लॉग में भी लिख दिया हूँ। उसका ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और वहाँ पे इकोनॉमिक्स से बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।